लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग प्रोसीमियंस एंड एंथ्रोपोइडिया की दो फैमिलीज देख लिए थे, जिसमें पॉन्जिडी एंड हाइलोबैटिडी कवर हो गई थी। ठीक है, पॉन्जिडी में हम लोग हाइलोबैटिडी की बात करें तो लेज़र ऐप में इसको पढ़ा था हम लोगों ने। लेज़र ऐप में क्या क्या आ गया था, गिबन एंड, देखो ये लेज़र ऐप, ये ग्रेटर ऐप में। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, ओरंगुटेन, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड बोनोबो। तो ओरंगुटेन, गोरिल्ला, चिंपैंजी इनको मैंने आपको दिखाया था। नाउ टुडे वी विल सी अबाउट द होमिनिडी। अब ये जो एक फैमिली बची हुई है होमिनिडी, जिसमें ह्यूमन भी आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, द होमिनिड्स, होमिनिड्स क्या है, फैमिली होमिनिडी में आने वाले सारे मेंबर्स को कलेक्टिवली एक टर्म दिया जाता है होमिनिड्स, विच आर ह्यूमन्स एंड देयर एक्सटिंक्ट एंसेस्टर। क्लियर, इसमें क्या क्या आ जाएंगे बेटा, आज का मॉडर्न ह्यूमन और उसके एक्सटिंक्ट एंसेस्टर सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस से स्टार्ट करेंगे, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ये सारे जो ऐप लाइक अपीयरेंस था। और जैसे ऑस्ट्रेलोपैथिकस है तो ये लिंक है बिटवीन द ह्यूमन एंड ऐप। क्लियर, जो एवोल्यूशन हुआ उसमें मोर ऐप लाइक कौन दिख रहा है एंड मोर ह्यूमन लाइक कौन दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो था वो सबसे जैसे प्राइमरी वन था जो बाइपेडल पूरी तरीके से खड़ा हो गया, जिसने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर, तो वहाँ से हम लोग मेन फोकस उसके आगे का ही रखेंगे, बट एक बार पूरा देख लेंगे। द होमिनॉइड लीनियस डाइवर्स फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकी सबसे क्लोजली, अगर ऐप में देख रहे हैं हम, तो होमिनिड से सबसे क्लोजली कौन से रहेंगे, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज रहेंगे। बिफोर द मायोसिन टाइम के पीरियड के पहले, बट एग्जैक्टली व्हेन इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। जस्ट कंट्रोवर्सी है ये, जैसे अभी मैंने एक बताया लास्ट में एग्जांपल कि 7 मिलियन ईयर्स एगो का भी फॉसिल मिल रहा है, तो अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि एग्जैक्टली कब, लेकिन जितने तक के बीच में बहुत सारे मिसिंग लिंक्स भी हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तो हमें पढ़ाई करनी ही है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट होमिनिड्स इवॉल्व्ड इन अफ्रीका। सबसे पहले जो ह्यूमन बींग के फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, इससे हमें एक जो सबसे पहले इवॉल्व कहाँ पे हुए होंगे, तो ये हम उन फॉसिल स्टडी से, उन पैलेंटोलॉजिस्ट वगैरह उससे बताते हैं कि अफ्रीकन में ही फॉसिल्स क्या। और मैंने लास्ट लेक्चर में एक अफ्रीका के डिफरेंट पॉइंट्स और साइट्स का भी स्लाइड दिया था जहाँ पे इनके फॉसिल्स पाए गए। एज द क्लाइमेट चेंज द प्राइमेट पॉपुलेशन ऑल्सो चेंज। ठीक, क्लाइमेट चेंज हुआ तो प्राइमेट की पॉपुलेशन में भी चेंजेस हुआ। प्रोसीमियंस एंड मंकीज बिकेम रेयर। धीरे धीरे प्रोसीमियंस और मंकी कैसे हो गए, रेयर होते जाएंगे। वेयर एज होमिनिड्स डाइवर्सिफाइड, और होमिनिड्स ने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन को शो किया। मीन्स ये क्या शो करेंगे, एडॉप्टिव रेडिएशन, अलग अलग एरिया में। एडॉप्टिव रेडिएशन क्या था, एक पॉइंट से डिफरेंट, ठीक है, डाइवर्सिफाइड पॉइंट पे जो एडॉप्टेशन है, ठीक है, वो कोई स्पीसीज A, B, C, D, ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाके इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, होमोलॉगस को। इसी तरीके का एडॉप्टेशन यहाँ पे होमिनिड्स ने रिप्रेजेंट किया। प्रोसीमियंस एंड मंकीज कैसे होते गए, कम, जो क्लाइमेट चेंजेस आए, जो चैलेंजेस आए, उनके अकॉर्डिंग वो रेयर होते गए। ठीक है, उनका सर्वाइवल कम होता गया। और होमिनिड्स ने क्या किया, बाइपेडल हो ही चुके थे वो, मतलब मैक्सिमम उसमें बाइपेडल की तरफ ग्रो कर दिए थे। जैसे अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो वो बाइपेडल हो चुके थे। वो मूवमेंट, माइग्रेशन, तो जो ये माइग्रेटरी फीचर उनके अंदर डेवलप हो गया, उससे भी उनके एडॉप्टेबिलिटी में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ गया। क्लियर, एंड इन द न्यूली फॉर्मिंग एनवायरनमेंट एंड बिकम अबेंडेंट, वो अबेंडेंट हो जाएंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड नई जनरेशन प्रोड्यूस, तो पॉपुलेशन में उनका नंबर हाई हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मतलब फंडामेंटल हम देख चुके हैं। ठीक है, ऐप पॉपुलेशन बिकेम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, और जो एक पॉपुलेशन आपस में इनब्रीड कर रही है और माइग्रेट होकर कहीं जा चुकी है, तो वो कैसे हो जाएगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएगी फ्रॉम ईच अदर विद इन द वेरियस फोर्सेट्स।
विद इन द वेरियस फॉरेस्ट। तो एक जिस जिस जोन पे वो जाके रहने लगे वहाँ पे वो कैसा एक आइसोलेशन को शो करेंगे। अब आइसोलेशन को शो करेंगे तो हमें पता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे वेरिएशन सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग करने से ही आ रहा होगा। क्लियर। तो वेरिएशंस वहाँ पे चांसेस अलग अलग हैं कि अब वो जहाँ से आ चुके हैं, ठीक है, जो उनकी मेन पॉपुलेशन थी जहाँ से वो माइग्रेट करके आ गए, ठीक है, उस तरीके का यहाँ पे वो अपने मेन, ठीक है, सोर्स पॉपुलेशन से डिफरेंशिएट्स को शो करेंगे। ठीक है, ऐसा एक दो बार में दो तीन दिन में नहीं, या एक दो जनरेशन की बात नहीं है, मल्टीपल जनरेशन सालों में, ठीक है, तो वहाँ पे एक वेरिएशंस आता जाएगा। Ape population became reproductively isolated from each other within the various forests, leading to adaptive radiation. Important point है बेटा. And increased diversity among the hominids. hominids में diversity increase हो गई, ठीक है, और इससे पहले के जो प्रोसीमियंस थे, मंकीज थे, वो सब कैसे होते गए, रेयर होते गए, ठीक है, उनका एक आइसोलेटेड अलग निके हो गया, वो अलग निके में अब ग्रो करेंगे। एंड ह्यूमन कैसे कर रहे हैं, अब ह्यूमन अभी आए नहीं हैं, वो कैसे करेंगे, डाइवर्सिफाइड करेंगे, अडॉप्टिव रेडिएशंस को शो करेंगे। क्लियर है। ड्यूरिंग द मियोसीन अफ्रीका कोलाइडेड विद यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप पर प्लस एशिया, प्रोड्यूसिंग एडिशनल चेंजेस इन द क्लाइमेट, और उससे क्या हुआ, फिर से क्लाइमेट में चेंज आए। प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स बिटवीन द टू लैंड मासेस, और उससे क्या होगा, माइग्रेटरी अपॉर्चुनिटी आएगी। अब अगेन जो माइग्रेट करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, ठीक है, कॉन्टिनेंट जब जब अलग हुए हैं, जब जब कॉन्टिनेंट में चेंजेस आए हैं, तब तक वहाँ पे एक चैलेंजेस की तरह लाइफ की, अब लाइफ किस तरफ डेवलप होती है, अब लाइफ कैसे इवॉल्व होगी, उसके लिए वो चैलेंजेस की तरह आए, मतलब टेस्ट की तरह एनवायरनमेंट ने टेस्ट लिया फिर से। द अफ्रीका कोलाइडेड विद यूरेशिया producing additional changes in the climate, provided opportunity for migration of animals between the two land masses. अफ्रीका से वो यूरोप और एशिया की तरफ माइग्रेट कर सकते थे। कौन करेंगे, जो ज़्यादा कैपेबल होंगे, जो माइग्रेटरी इफिशिएंसी को दिखाएंगे, जो एक सर्टेन जहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है उसमें ग्रोथ करेंगे, तो वहीं लिमिटेड रह जाएंगे, कुछ सर्वाइव कर पाएंगे, कुछ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। Two ape-like groups evolved during the Miocene. Two ape-like groups evolved during the Miocene. Ultimately gave rise to present-day hominids. और वहीं से ह्यूमन इवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ, और that is the Miocene age is also known as the golden age of mammals. चार्ट में भी दिया हुआ है, मार्क कर लेना। तो that is the गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। कौन सा, मायोसिन। ठीक है बेटा, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अर्ली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द ह्यूमनॉइड्स, fossil evidence and molecular DNA similarities between modern hominids families is providing a clearer picture of the evolutionary pathways and relationship among the hominids. कितना हम एक अब यहाँ से जो जैसे ऑस्ट्रेलोपैथिकस से हम देखेंगे अगर पूरा, और उसके पहले से भी देखें, रामापैथिकस से भी देखें, तो एक पूरा प्रॉपर हमें कुछ न कुछ ऐसा दिखेगा, चेंजेस भी दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी दिखेगी, जीन के पैटर्न में, स्ट्रक्चर में, कैरेक्टरिस्टिक में हमें एक सिमिलरिटीज़ भी दिखेगी, और प्रॉपर एक इवोल्यूशन का पाथवे यहाँ से दिखेगा, ऑल्दो इसमें भी मिसिंग लिंक्स होंगी। ठीक है बेटा, तो मायोसीन में जो गोल्डन एज ऑफ मैमल्स है वहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा। अब इनका जो डेवलपमेंट एंथ्रोपॉइड में हम लोग पढ़ रहे हैं होमिनिडी का जो डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे अलग अलग चेन बनती जाएगी। क्लियर। Much of our knowledge about the early evolutionary history of anthropoids come from the fossils found in the Fayum district. Important point है बेटा। A small desert area southwest of Cairo and Egypt. ठीक है, during the late Eocene and Oligocene, this region of Africa was
लश ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्टेड अ डाइवर्स एंड अबंडेंट फौना एंड फ्लोरा। अब ये क्या बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक टाइम में आज जो डेजर्ट हो रखा है वहाँ पे हमें बहुत सारे फॉसिल्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि प्लांट्स के हैं या ऐसे एनिमल्स के हैं जो कि फॉरेस्ट में सरवाइव करते थे। तो इट मीन्स कि वो जो डेजर्ट एरिया है वो किसी टाइम में एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रहा होगा। क्लियर? तभी तो हमें वहाँ पे अबंडेंट अमाउंट में फौना एंड फ्लोरा के, फौना फ्लोरा मतलब एनिमल और प्लांट्स के हमें क्या मिल रहा है, सपोर्टिंग एविडेंसेस मिलेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द लास्ट लेट इयोसीन एंड ओलिगोसीन द रीजन ऑफ अफ्रीका वॉज ए लश ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्टेड अ डाइवर्स एंड अबंडेंट फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, within this forest lived many different arboreal anthropoids as well as various prosimians। यहाँ पे ही बहुत सारे आपको different arboreal anthropoids और various prosimians के भी fossils मिलते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे पूरी एक लाइफ एग्जिस्ट करती होगी किसी टाइम पे। सेवरल थाउजेंड फॉसिल्स स्पेसमेंस हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम रॉक्स ऑफ दिस रीजन रिप्रेजेंटिंग मोर देन 20 स्पीसीज ऑफ प्राइमेट्स। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, इस पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आते इस फिगर पे बाद में। कंपैरिजन बिटवीन क्वाड्रापेडल एंड बाइपेडल लोकोमोशन। अब एक ये यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट दिख रहा है दैट इज इशियम, जो हमारी एक बोन है, किसकी है, पेल्विस की बोन है, उसके ओरिएंटेशन में चेंज नोटिस किया गया। तो ओरिएंटेशन में चेंज होना और वर्टिब्रल कॉलम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फेवर करना, उससे दोनों में दोनों की वजह से इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चेंजेस आए। और ओवरऑल एक इशियम बोन का जो ये ओरिएंटेशन में चेंज है, कैसा है ये देखो, लॉन्ग एंड हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको इशियम बोन, किसमें, गोरिल्ला में। ठीक है, एंड शॉर्ट एंड वर्टिकल किसमें दिख रहा है, इशियम बोन ह्यूमन में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा समझो कि एक ऐसा ये एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से था ना बेटा, जिससे कि गेस्टेशन पीरियड, जो बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है, कंसीव करने के बाद जो ग्रोथ होती है और जो डिलीवरी के टाइम के बीच का पीरियड होता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, वो गेस्टेशन पीरियड रिड्यूस हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जो देखो इस पोजीशन में और इस पोजीशन में समझने की कोशिश करना बेटा, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चा जो अंदर जो भी फिटस ग्रो कर रहा होगा वो ग्रेविटी को फील करेगा। ठीक है, इस पोर्शन में तो ज़्यादा टाइम तक अब अंदर गेस्टेशन पीरियड नहीं हो सकता, और इस पोजीशन और इस पोजीशन में दोनों के ही दोनों केसेस में और टिल डेट भी एक ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है कि गेस्टेशन पीरियड जो रिड्यूस हुआ, मतलब और जो डिलीवरी हो रही है वो बच्चे कैसे होंगे ना, बहुत ज़्यादा डेवलप। जैसे देखो तुम इसको जैसे काऊ का बेबी देखो या किसी भी एनिमल का बेबी देखो तो वो तुरंत ही चलने लगेगा। ठीक है, जिस दिन उसका बर्थ होता है उस दिन ही वो चल के दिखा देगा तुम्हें, और वो फिर फीडिंग भी करने लगता है। लेकिन ह्यूमन का बेबी कैसा है, उसको प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्रॉपर केयर, और एक अच्छे खासा 6 महीना साल भर जब वो पूरा चलने नहीं लगेगा, केयर तो उसको 5 साल 10 साल तक चाहिए, लेकिन फिर भी उसके चलने, उसके उठने, उसके बैठने, उस तरीके का केयर चाहिए। तो ये केयर किस वजह से आया, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड रिड्यूस हो गया, उसका डेवलपमेंट कंपेयर टू जो गोरिल्ला का बच्चा है उससे डेवलपमेंट ह्यूमन के बच्चे का कम हुआ। ठीक है, तो वो जो बाहर आएगा तो उसको केयर करना पड़ेगा। अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर था जो कि कपल थ्योरी को लाया होगा। एक जैसे बेबी बॉर्न हुआ होगा तो उसकी केयर, अब जिसको नॉलेज ही नहीं है, हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं, मतलब एक एरा की बात कर रहे हैं जहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि हाँ ये बेबी बॉर्न हुआ तो इसका क्या होगा, ये क्या है, ये कैसे ग्रो करके हमारे जैसा इंसान बनेगा या क्या बनेगा, वॉट एवर जो उनका रहा हो। ठीक है, वहाँ कोई इमोशनल चीज़ें नहीं थी कि हाँ उन्हें पता हो कि हाँ ये पर्सन मेरा पति है, ये मेरा बेबी है, इसका हमको केयर करना, इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आई होंगी जो सभ्यता बनती गई उसमें, बट
इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बोन वाला पोर्शन है दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वाड्रपेडल एंड बाइपेडल लोकोमोशन में खड़ा होना, इरेक्ट होना, ठीक है, स्कल का साइज, फोरामेन का पोजीशन, फिर वर्टिब्रल कॉलम का एस शेप में, कर्व शेप में होना, और उसके साथ साथ इस्चियम बोन का चेंज, ठीक है, ओरिएंटेशन में चेंज, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। तो गोरिल्लाज द इस्चियम बोन इज लॉन्ग एंड द एंटायर पेल्विस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल, ठीक। ह्यूमन द इस्चियम बोन इज मच शॉर्टर एंड द पेल्विस इज वर्टिकल, ठीक। ये हम लोग देख ही चुके हैं पोस्चर से रिलेटेड, अपराइट पोस्चर से रिलेटेड और ब्रेन का डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे पूरा वही दिया हुआ है, ओरोनियन ट्यूमिंगन से कड़ावा एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में है। फिर ह्यूमन, होमो हैबिलिस, होमो एरगेस्टर्स एंड होमो इरेक्टस, निएंडरथल, देन होमो सैपियंस। तो पूरा प्रॉपर हमें ब्रेन साइज में दिख रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लोगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सेरेबेलम का साइज, फोर ब्रेन का, फ्रंटल लोब का साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटी जो ब्रेन सीसी वैल्यू है वो चेंज हो रही है, क्लियर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। फिर हम लोग यहाँ पे अब जो पढ़ेंगे मेन दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेसिस। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस क्या है? इज अ कलेक्टिवली टर्म फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। करेंटली 5 स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज, जो इनके फॉसिल स्टडी से हमें रिकॉग्नाइज हुआ है, अलग अलग स्पीसीज जो पता चली हैं दैट आर मेनली 5 स्पीसीज हैं, क्लियर। इसके पहले बेटा बुक में तुम्हारे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, सिवापिथेकस ये सब दिया हुआ है, केन्यापिथेकस ये हम लास्ट में आएंगे। अभी हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब ऐप लाइक स्ट्रक्चर थे। रामापिथेकस उसमें मोर ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन फिर वो इवोल्यूशन में लिंक उसकी मिसिंग है या वॉट एवर, वहाँ से फिर ऐप लाइक स्ट्रक्चर दिखा है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जब वो पूरा बाइपेडल हो गया है उसके बाद होमिनिडी इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, जिसमें होमो हैबिलिस सबसे पहले आएगा। तो ये वाला सीक्वेंस को हम पहले फोकस करेंगे, लास्ट में हम रामापिथेकस और इस पे ड्रायोपिथेकस पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक एक स्लाइड में दी हुई है। नाउ ऑस्ट्रेलोपिथेसिन इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। करेंटली 5 स्पीसीज, सारी 5 स्पीसीज का सीक्वेंस यही है जो लिखा हुआ है बेटा, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एनेमेंसिस, एफेरेंसिस, अफ्रीकैनस, रोबस्टस एंड बुजी, क्लियर। अब आपको ये वाली इमेज मैं जो बीच में स्वाइप किए थे इसमें आप देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस का दिया हुआ है एंड होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस के बाद जिन्होंने रिप्लेस किया होमो हैबिलिस को वो थे होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से निएंडरथल एंड होमो सैपियंस। इसकी कनेक्टिंग लिंक में अभी भी कंफ्यूजन है कि होमो इरेक्टस से डायरेक्ट होमो सैपियंस बने या निएंडरथल बीच में थे। तो ऐसा भी माना जाता है कि बाई डायरेक्शनल हुआ है, होमो इरेक्टस से निएंडरथल भी बन सकते हैं, होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस भी बन सकते हैं, उन सब चीज़ों पे बाद में आते हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो प्रॉपर इमेज में तुम्हें ऐसे ही भी काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं, बट कुछ चेंजेस नोट डाउन कर लेना, मार्क कर लेना। अनबैलेंस हेड जस्ट बिकॉज ऑफ स्कल पोजिशन, हाई नैरो शोल्डर, वाइड चेस्ट, शॉर्ट वाइड वेस्ट, लॉन्ग फोर आर्म, स्मॉल गेटस not shown, gluteus, long femoral neck, and then hip knee joints, short tendon, small heel bone। इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे इवॉल्व हुआ है। तो ये होमो इरेक्टस क्लोजली रिलेटेड टू होमो सैपियंस, ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर हैं ये होमो सैपियंस से रिलेटेड, हम लोगों से रिलेटेड लगेंगे, और ये लुक लाइक ऐप से रिलेटेड होगा क्लोजली, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? शोल्डर हाई नैरो शोल्डर थे, लो वाइड शोल्डर में कन्वर्ट हो गए, नैरो चेस्ट है, बैलेंस्ड हेड है, शॉर्ट स्नाउट, जो मुंह बाहर की तरफ निकला रहता था वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। हेड की पोजीशन सही हो गई, ठीक है, और बैलेंसिंग में प्रॉपर हो गया। फिर हमें दिख रहा है कि बोन पेल्विस में काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। पेल्विस देखो कहाँ है,
चलो ये वाला एरिया समझ लो, ठीक है। इसके साइज़ में देख रहे हो ये कितना ब्रॉडर है, ये कितना नैरो है। देखो धीरे धीरे इसी से क्या हो रहा है, बर्थ कैनाल भी रिड्यूस होती है, बर्थ कैनाल की साइज़ भी कम होती जा रही है। तो जो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इन्हीं सब से रिलेटेड है। क्लियर। फिर लार्ज हिप, नी, एंकल, इस तरीके के कुछ कंपैरेटिव दिख रहे हैं जिसमें आप होमो इरेक्टस को अपने से क्लोजली देख सकते हो। टेक वॉकर एंड ट्री क्लाइंबर था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बाइपेडल था, खड़ा हो सकता था, वॉक कर सकता था, ट्री क्लाइंब कर सकता, लेकिन दौड़ कौन सकता था, होमो इरेक्टस, ठीक है। मोर माइग्रेटिव नेचर किसका था, होमो इरेक्टस का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस में एक 1 बाय 1 देखेंगे। नाउ ये एक स्लाइड दिया हुआ है जहाँ पे आपको कंपैरेटिव दिख रहा है टिबिया, ह्यूमरस और मैंडिबल का कंपैरिजन बिटवीन चिंपैंजी, एनामेंसिस एंड ह्यूमन, ठीक है। ये जो एस्ट्रेलोपेथिकस एनामेंसिस फर्स्ट पे लिखा है उसका, एंड ह्यूमन का, एंड चिंपैंजी का। क्लियर। तो एक हमें वेरिएशंस दिख रहे हैं यहाँ पे। एवोल्यूशनरी स्कीम क्या कहती है, मेनी पैलेंटोलॉजी एक्सेप्ट द एवोल्यूशनरी स्कीम इन विच एनामेंसिस द ओल्डेस्ट नोन एस्ट्रेलोपेथिकस एनामेंसिस सबसे ओल्ड है, इज एंसेस्ट्रल टू ए एफरेंसिस, यही सीक्वेंस जो वहाँ पीछे लिखा था वही दिया हुआ है, हु इन टर्न इज एंसेस्ट्रल टू ए अफ्रीकानस एंड द जीनस होमो। यहाँ से जीनस होमो एफरेंसिस से डिवाइड हो गया था, ठीक है, जीनस होमो, जिससे पहला क्या आएगा, होमो हैबिलिस। एज वेल एज द साइड ब्रांचेस भी बनी, ऑस्ट्रेलोपेथिकस की खुद की साइड ब्रांचेस भी कंटिन्यू रही, जिसमें ए रोबस्टस एंड ए बोजेई। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, दैट इज ए एफरेंसिस से, ऑस्ट्रेलोपेथिकस एफरेंसिस से आपका होमो, फर्स्ट होमोजीनस फॉर्म हुआ था। क्लियर। और ए अफ्रीकानस साथ में, तो ए अफ्रीकानस से होमोजीनस नहीं हुआ था ये बात। एंड देन यहाँ पे पैरेलली एक ब्रांच और डाइवर्सिफाइड हुई, उसमें रोबस्टस एंड बोजेई ये ग्रो किया। ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलोपेथिकस एनामेंसिस का स्कल। The oldest known Australopithecine is Australopithecus anamensis, discovered at Canopy, a site near Lake Turkana. Important है बेटा, ये important point है। Australopithecus anamensis, a 4.2 million year old bipedal species, has many features in common with its younger relative. A. afarensis is more primitive in other characteristics such as its teeth and skull. A. anamensis is estimated to have been between 1.3 and 1.5 meter tall and weight between 33 and 50 kg. अब यहाँ से क्या स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, जो कंपैरेटिव दिखेंगे उसमें हाइट, ब्रेन का साइज और उनकी क्या क्या कैपेसिटी, क्या क्या वो एक्टिविटी उनकी इन्हेंस होती गई। एंड साइट, कितने ईयर्स एगो कहाँ पे इनका फॉसिल मिला है, उस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेटा हर एक स्लाइड में, छोटे छोटे नोट्स बनेंगे। टाइम टू टाइम इसको देख लोगे एग्जाम के टाइम में तो भी काम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले और अभी भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा बियॉन्ड द एनसीईआरटी लिया हुआ है। और जहाँ से लिया हुआ है वो बहुत ही रिलायबल सोर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़े हुए सर हैं और बहुत ही अच्छा डेटा है, तो कलेक्टिवली आप एक इन्फॉर्मेशन नोट डाउन भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम कैसे इवॉल्व हुए हैं इसको तो पढ़ने में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस लिव्ड 3.9 to 3.0 मिलियन ईयर्स एगो, वॉज फुल्ली बाइपेडल। जो पहले सबसे पहले बाइपेडल हुए वो क्या हुए, फुल्ली बाइपेडल, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस से ज़्यादा कैपेसिटी इनकी थी बाइपेडल की, एनामेंसिस भी बाइपेडल था, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम तक बाइपेडल या मूवमेंट को शो करे उस तरीके का फुल्ली बाइपेडल। exhibited great variability in size and weight. Members of this species ranged from just over 1 meter to about 1.5 meter tall and weighed about
बिटवीन 29 to 45 kg। ठीक है, हम लोगों से छोटे ही होते थे, पतले दुबले। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से है, फॉसिल का नेम है लूसी। ठीक, फॉसिल का नेम बेटा आपको नोट डाउन करना है, लूसी। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस स्केलेटन लूसी डेवलप किया गया था और होमो इरेक्टस से इसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी रखा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो इसका रियल इमेज है। ठीक है, रियल ये दिख रहा है और इसमें बहुत सारे मिसिंग दिख रहे हैं, तो मिसिंग पार्ट को जस्ट क्रिएट करके और उसको ज्वाइन करके फाइनली लूसी को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो रिकंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेट हाउ एडॉप्टेशन इन लूसीज हिप लेग एंड फुट अलाउड अ फुल्ली बाइपेडल मीन्स ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, किसका है ये? आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस का फॉसिल है, जिसको नेम दिया गया है लूसी। इसके मिसिंग पार्ट को अलाइन किया गया, फॉर्म किया गया अनदर केमिकल वगैरह, प्लास्टिक वगैरह यूज़ करके उससे बनाया गया। एंड कंप्लीट लूसी के देखो ये वाला जो स्कल है, ये जो स्कल तो नहीं कहेंगे, ये जो बोनी पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज़ फॉसिल। ठीक है, ये सब फॉसिल है, इसको ज्वाइंट करके जो बना दिया गया, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया गया और उसको लूसी नाम दिया गया। और इसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट से ये ऐसा दिखता था कि ये फुल्ली डेवलप्ड बाइपेडल में आएगा। क्लियर? अब ये एक इमेज दिख रहा है जहाँ पे तुम्हें फर्स्ट होमो इरेक्टस का दिख रहा है एंड थर्ड होमो सेपियंस का दिख रहा है, बीच में ऑस्ट्रेलोपैथिस एफरेंसिस का दिख रहा है। तो हाइट वगैरह मेज़र करोगे, एक कंपैरेटिव देखोगे तो जो होमो इरेक्टस है वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड दिख रहा है होमो सेपियंस से। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलोपैथिकस समहाउ थोड़े छोटे और अलग फीचर्स इनके वेरिएशंस थे। ठीक, एफरेंसिस का ब्रेन का सीसी। ठीक है, ब्रेन साइज 380 to 450 क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी के लिए बेटा ध्यान में रखने को मैंने पहले भी बोला कि ध्यान में रखना होगा कि क्रैनियल कैपेसिटी से रिलेटेड है या क्यूबिक सेंटीमीटर से। लार्जर दैन द 300 to 400 सीसी ऑफ अ चिंपैंजी, चिंपैंजी से लार्जर है। मच स्मॉलर दैन द दैट ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन्स। ह्यूमन का जो प्रेजेंट डे ह्यूमन का 1400 तक सीसी कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, लेकिन चिंपैंजी के कंपैरिजन में ठीक ठाक थोड़ा सा उससे बड़ा ही है। ठीक है, लार्जर है। द स्कल ऑफ ए एफरेंसिस रिटेन्ड मेनी ऐप लाइक फीचर्स, मैसिव ब्रो रिजेस, फॉरवर्ड जोटिंग जॉ, बट इट्स टीथ वर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एप्स एंड ह्यूमन्स। द हैवली इनेमल्ड मोलर, हैवली इनेमल्ड मोलर इंडिकेटिव है हर्बीवोर, मतलब ये वेजिटेटिव होने का। ठीक है, ये शीड नट्स और वेजिटेरियन होने का, मतलब ये बहुत ज़्यादा फूड में फ्लेसेस यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, तो च्यूइंग फ्रूट सीड्स एंड रूट इज़ द इंडिकेटिव ऑफ हैवी इनेमल्ड मोलर। ठीक, जो जितना ज़्यादा यूज़ होगा उसको इनेमल्ड उतना हाई हैवी होगा वहाँ पे। जैसे कैनाइन टीथ, ठीक है, जो मांस मछली खाएंगे उनका उनमें उन फॉसिल्स में क्या दिखेगा? हैवी इनेमल्ड कैनाइन दिखेगा। क्लियर? और मोलर तोड़ने के काम आता है। ठीक है, कोई हम लोग जैसे अखरोट वगैरह भी तुम्हें तोड़ना होगा तो सामने बीच में ऐसे इंसीजर कैनाइन के पास नहीं रखोगे, किनारे मोलर पे रखोगे। तो उस तरीके की एक फॉसिल स्टडी एक लिंक बनाती है। नाउ होमिनिड फुटप्रिंट, बेटा ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्व्ड इन वोल्केनिक ऐश एट लेटोली, Tanzania, discovered in 1978 by Mariliki. These footprints proved to hominids were bipedal walkers at least 3.5 MYA. ठीक है, जो ये दिख रहा है तुम्हें फुटप्रिंट, इसको प्रिजर्व किया गया, इसको मेज़र किया गया। जैसे यहाँ पे 2 बड़े फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं एंड एक छोटा दिख रहा है, तो ये साथ में कोई बच्चे के होने की कंडीशंस को प्रूफ देता है एंड बाइपेडल लोकोमोशन को भी देता है। अब 2 पैर अलग अलग साइज के तो होंगे नहीं। ठीक है, तो उस तरीके के ये एक बड़े इंसान का दिख रहा है, एक छोटे इंसान का।
The footprint of two adults and possibly those of a child are clearly visible in this photograph. Most scientists think the footprints were made by Australopithecus afarensis, whose fossils are found at Laetoli. लेटोली में ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस का फॉसिल मिला था, तो ये फुटप्रिंट भी उन्हीं के होंगे ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है. नाउ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस एफ्रेंसिस वॉज सक्सीडेड by Australopithecus africanus, which lived 3 to 2.3 million years ago. The differences between the two species are relatively very minor. They were both about the same size and weight, but Africanus had a flatter face and somewhat larger brain. ब्रेन की साइज में चेंज हो रहा है और फेस उनका कैसा है, पहले की कंपैरिजन में फ्लैटर होता जा रहा है. ठीक है, जैसे ये जो है ना ऊपर की तरफ आईब्रोज पे जो उभार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐप लाइक फीचर को शो करता है. ये जो बाहर की तरह जॉ निकला हुआ दिखता है, ये सब ऐप लाइक, ये सब ऐप लाइक फीचर्स को शो करते हैं. ये ठीक है. अब ये भी आपके लिए बेटा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो कोई भी ऐसे नहीं लेगा कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है. छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, लिख लोगे अच्छा रहेगा. टोंग चाइल्ड, ठीक है, लूसी एंड टोंग चाइल्ड, ये कुछ फॉसिल्स के नेम से क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पे देखना. अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, दिस स्कल नोन एज द टोंग चाइल्ड डिस्कवर्ड बाय रेमंड डार्ट. साइंटिस्ट का भी नाम पूछा गया है. इन साउथ अफ्रीका इन 1924 and marks the beginning of modern पैलेंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, जो फॉसिल स्टडी ह्यूमन पैलेंथ्रोपोलॉजी को स्टार्टिंग देता है, दैट इज़ ये जो एविडेंस मिला, इसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड हो गया स्टडी. वहाँ पे फॉसिल स्टडी को एकदम यहाँ से एक रिवोल्यूशन सा मिला. ठीक है, तो वो फॉसिल का नेम इम्पॉर्टेंट बेटा, टोंग चाइल्ड, एंड साइंटिस्ट का नेम भी. वाई लार्जर ब्रेन्स, अब कंपैरेटिव स्टडी है कि लार्जर ब्रेन ने क्या किया, तुम लोग वैसे समझ ही रहे हो क्या किया. लार्जर ब्रेन्स हैव प्लॉजिबली बीन कनेक्टेड विद द एवोल्यूशन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ह्यूमन सेक्शुअल साइकोलॉजी फेवरिंग पेयर बॉन्डिंग ओवर प्रोमिस्क्यूटी. जैसे जैसे ब्रेन लार्ज हो रहा है, उसको सोचने समझने कनेक्टिविटी की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है. ठीक. Among both species of chimpanzee, female have exclusive charge of infant. Because of promiscuous sexual practices, paternity is generally not trackable. अब किसी वहाँ पे कोई पैटर्निटी के लिए बाउंडेड थोड़ी ना था कि किसका चाइल्ड है, यही पढ़ाएगा इसको, यही बड़ा करेगा, यही चीज़ होगा, ऐसी तो कोई वहाँ पे कंडीशन नहीं थी ना. तो फीमेल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, धीरे धीरे फीमेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया. फिर उसने क्या किया, अपने ब्रेन को यूज़ किया गया. अब वो क्या करेगी कि धीरे धीरे सेलेक्ट करेगी, मेल पार्टनर को सेलेक्ट करेगी. वो मेल पार्टनर सेलेक्ट करके क्लोजली रिलेटेड होते जाएंगे. वो वहाँ पे ये मैटर नहीं करता बेटा कि वो बच्चा किसका है. वहाँ पे कोई DNA टेस्ट और किसी को क्लेम नहीं करना है ये मेरा बच्चा है. जस्ट यहाँ पे क्या है, ब्रेन यूज़ हो रहा है कि अगर वो फीमेल, देखो इंडिविजुअल सब अपना अपना देखेंगे तो सबको अपने खाने पीने रहने के लिए बाहर जाना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ फीमेल को समझ में आ रहा है कि उससे जो ये बॉर्न हुआ है इसको केयर की रिक्वायरमेंट है, तो वो केयर करेगी. तो ऑब्वियसली अब किसी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी जो उसके लिए खाना लाए, जो उसकी प्रोटेक्शन को देखे, जो उसके बेबी की प्रोटेक्शन को देखे. तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है. ठीक है, समझना इस चीज़ को. तो फीमेल हैव एक्सक्लूसिवली चार्ज ऑफ इन्फेंट, फीमेल को ही पूरा का पूरा टेक केयर रहेगा. तो उस केस में वो फीमेल डिपेंडेंट होगी किसी पे, किसी दूसरे पे, ताकि वो उसके लिए और उसके बच्चे के लिए खाना ले पाए. बिकॉज ऑफ प्रोमिस्क्यूअस सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, पैटर्निटी इज़ जनरली नॉट ट्रैकेबल. और उस टाइम तो ये ट्रैक नहीं कर सकते थे कि कौन किससे पैटर्निटी है. तो ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस हैव सिमिलर ब्रेन एंड बॉडीज एंड वी हैव एज येट नो रीज़न टू थिंक दे डिड नॉट फॉलो सिमिलर प्रैक्टिसेस. और कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता कि वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हो. Selection for larger brain for whatever the reason would run
up against the problem of a baby's larger head needing to pass through the bones surrounding the birth canal. जो आज की भी डेट में एक इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है कि आने वाले टाइम में जो माइक्रो लेवल का इवोल्यूशन है उससे क्या, अभी देखो एक रेशियो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी का रेशियो चेंज होता जा रहा है. पहले के ज़माने मतलब बहुत पहले का ज़माना नहीं, ये 1950s के बाद जो लोग हमें ज़िंदा दिखते हैं और जिनसे हम लोग सुनते हैं वो लोग ही बताते हैं कि कोई भी पहले सिजेरियन होता नहीं था लेकिन डेथ रेट हाई था. ठीक है, ये सब हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं. तो डेथ रेट हाई था लेकिन डिलीवरी जो भी होती थी वो नॉर्मली होती थी. पहले सिजेरियन वगैरह तो था नहीं इतना क्या इंडिया में तो इधर तो नहीं था ना. तो उस टाइम कैसे, अभी यहाँ पे क्या था, ये जो ब्रेन का साइज और जो फ्यूज़र जो ब्रेन जब बेबी बॉर्न होता है, तुम लोग अगर न्यू बॉर्न बेबी को देखे हो तो ध्यान दोगे तो जो ब्रेन है उसका वो पूरी तरीके से हार्ड नहीं होता है. ठीक है, वो फेवर करता है कि बर्थ कैनाल से वो कैसे मूव करके सर बाहर आएगा. अगर सपोज यही पूरा एक हार्ड स्ट्रक्चर जो कि उसका 3 महीने के अंदर डेवलप होता है, सारे बोन्स जो अलग अलग होते हैं जो तुम्हारे कंडेंस होकर 206 हड्डियों में पूरी बॉडी कन्वर्ट होती है, वो अगर पहले से ही रिजिड हो तो उस तरीके से नॉर्मल बर्थ हो भी ना पाए. क्लियर. तो ये सब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिंक को शो करते हैं. ठीक, इसलिए भी लार्जर ब्रेन और उसके बोन्स का सराउंडिंग और वहाँ पे उनका अरेंजमेंट न होना ये सब फेवर करता था कि बर्थ कैनाल से ब्रेन पूरा पास हो जाए. उसका सर पहले बेबी का निकलता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो पास ऑन हो जाए. ठीक है, और जब उसका कंधा बाहर आ जाता है, शोल्डर वाला पोर्शन, उसके बाद तो नॉर्मल डिलीवरी में ईजी रहता है. द सॉल्यूशन इन प्लेस टुडे इज़ दैट ह्यूमन बेबीज आर बॉर्न वेरी प्रीमेच्योरली कंपेयर टू द ऑफ स्प्रिंग ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव. और धीरे धीरे इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट आता है कि एक तो नॉर्मल डिलीवरी बंद हो जाएगी, दूसरा जो अभी 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड है वो धीरे धीरे जैसे प्रीमेच्योर बेबी अभी भी होते हैं. ठीक है, प्रीमेच्योर बेबी, कृषु भी प्रीमेच्योर बेबी है, 8 महीने में हो चुका था. तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है. ठीक, और भी जल्दी और बाहर उनको डिलीवरी के बाद और भी ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. द स्टिल सॉफ्ट हेड ऑफ अ न्यू बॉर्न इन्फेंट इज डिफॉर्म्ड इनटू अ ट्यूब एज इट स्क्वीज थ्रू द बर्थ कैनाल. ठीक, तो उस टाइम भी क्या हो रहा था, ये एक एडॉप्टेशन में था, आ चुका था, पेल्विस की साइज चेंज हो चुकी थी, तो वहाँ पे स्क्वीज्ड होगा. वो आपस में जब बोन्स जुड़ी नहीं होंगी तो वो स्क्वीज्ड हो जाएंगे और डिलीवरी में हेल्प करेंगी. द प्राइस ह्यूमन्स पे फॉर दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीज्ड मैटरनल केयर. फॉर इंस्टेंस, फॉर मेनी मंथ्स द बेबी इज कम्प्लीटली इनकैपेबल ऑफ एनी फॉर्म ऑफ द लोकोमोशन और इवन ऑफ क्लिंगिंग टू द मदर. Larger brains would have favored extending the period in which infants are the primarily devoted to learning new skills. देखो न्यूरॉन्स मैंने बताया तो तुम्हें कि न्यूरॉन्स सेल डिवाइड नहीं करती, न्यूरॉन्स फिक्स हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस, गैंग्लियॉन्स न्यूरॉन्स के कनेक्शन, न्यूरोगैंग्लिया, ये कितना डेवलप कर लेगा यही डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बेबी का कैसा डेवलपमेंट होगा, कितना उसका आईक्यू लेवल होगा, वो कितना कनेक्शंस डेवलप कर सकता है. ठीक, तो जो अभी बेबी ग्रो कर रहा है उसके भी कनेक्शन बिल्डअप होने में जो वो हैंड एक्टिविटी करता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. These factors are likely to have created a significant benefit for children who received care not only from their mothers but also from their fathers and possibly their grandmothers. तो ये सारी थ्योरी बीच में कहाँ से आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द जो वहाँ पे एक एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकल और एक मेंटली कनेक्शन बन रहा है मेल और फीमेल का. ठीक है, फॉर द पेरेंटल केयर, फॉर द बेबी केयर, इस चीज़ के लिए जो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से ये कहानी बीच में आ गई है. इन द केस ऑफ फादर्स, नेचुरल सेलेक्शन वुड हैव फेवर्ड मेल्स हु वर एबल to invest in their own rather than in others. Offspring thus creating selective pressure some way for males to track paternity. इसी तरीके से पैटर्निटी इवॉल्व हुई और सिलेक्शन ऑफ मेल का सिलेक्शन बढ़ा. यहाँ पे वो मेल सेलेक्ट होंगे जो पैटर्निटी को शो करेंगे, जो केयरिंग पैटर्न को शो करेंगे. प्योर बॉन्डिंग इज द लाइकली सॉल्यूशन, one that necessitated novel psychological adaptation possibly along with the physiological ones such as continued sexual receptivity in females. ठीक है, फिर ये पूरा लाइन ऑफ
डिफरेंट डिफरेंट होमोस जीनस के ग्रुप दिख रहे हैं, जिसमें आपस में कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा। अब ये पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।